ठीक, लास्ट टाइम पे अपन लोग पढ़ रहे थे RLVP वाला केस, उसमें कुछ सवाल दिए थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के अंदर। जो क्वेश्चन थे वो ये है, इसमें से कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए थे अपन, शायद पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर लिया था। अप्रोच क्या है इसको एक बार फिर से अपन देख सकते हैं, तो सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। हमारे पास में सॉल्यूशन का क्या पूछा गया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ना चालू किया है और उसके अंदर वॉन्ट ऑफ फैक्टर का जो यूज है, वो हमने बोला था कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल सिस्टम में जाने के बाद फाइनली प्रेजेंट होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन में आते हैं, आपने 1 मोल डाला है या कितना डाला है उससे मतलब नहीं, अंदर जाके कितनी क्वांटिटी हो गई है, दोज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल डिसाइड दी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। और उन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में से सबसे पहले अपन RLVP पढ़ रहे होते हैं। हालांकि उसके अंदर कुछ और चीजें भी पूछी जा सकती है, जरूरी नहीं कि आपसे RLVP पूछे। जैसे सवाल में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पूछा है, तो हमारे पास में कुछ रिलेशंस पहले से हैं, जैसे कि ये रिलेशन आपको ध्यान होगा P0 माइनस PS अपॉन PS। मैं RLVP का नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा एक रिलेशन होता था, आपको पता है कि वो किसी भी कंडीशन में वैलिड था, डाइल्यूट हो या ना हो। और ये रिलेशन आया था यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब हमारे पास कोई चीज अंदर अगर डिसोशिएट या एसोसिएट हो रही है, तो वहां पे इसका कंसिडरेशन कैसे आएगा, हम यहाँ पे NB की जगह पे NB ऑब्जर्व्ड लेने वाले हैं। ठीक है, NB की जगह NB ऑब्जर्व्ड, फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑब्जर्व्ड। अब ये ऑब्जर्व वाले कैसे निकलते हैं, अगर सरल केस है वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो, तो I इंटू दी ओरिजिनल NB, हमने कितने मोल्स ऐड किए थे, इंटू दी वॉन्ट ऑफ फैक्टर अगर निकाल पाए। जिन केसेस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालने में दिक्कत आ रही होगी, हमने कहा है कि अपन कॉमन सेंस से प्रोसीड करें, प्रोसीजर से जाएं और डायरेक्टली ऑब्जर्व मोल्स को कैलकुलेट या काउंट करें। ठीक है, तो विराज को आवाज नहीं है आ रही है, बाकी सबको आवाज अभी कैसे बताएं इसके अंदर, कोई पैनलिस्ट और है अगर बता सकते हैं। कितने बच्चों का आवाज का इश्यू आ रहा है, आ रही है, ओके। ठीक है, मैंने टाइप करके लिख दिया, इतना समय नहीं होता है कि मैं एक एक बच्चों को यहाँ पे टाइप करके बताऊं। ठीक है विराज, ये तुम्हारे एंड पे है इशू, खैर बोलने का फायदा नहीं, उस तक आवाज नहीं पहुंचेगी। चलिए, P0 माइनस PS अपॉन PS NB ऑब्जर्व बाय NA, ये रिलेशन, यानी जहां जहां पे आपके सॉल्यूट के मोल्स थे, वहां पे आप एक्चुअल मोल्स की जगह जो ऑब्जर्व्ड मोल्स हो जाएंगे वो डालना है। बस इतना सा थॉट है, सारे सवाल बनते चले जाएंगे। एक वर्कशीट भी आपको बन गई, ये भी दे दूंगा मैं आज ही, रात को वो बन गई थी तो आज वो दे देंगे। चलिए देखते हैं फटाफट से। फर्स्ट वाला शायद हमने देख लिया था, बट फिर से देख लेते हैं। 5.85 ग्राम्स ऑफ NaCl, तो मोल्स NaCl के निकाल लेंगे। 5.85 अपॉन 58.5 ऐसे बताया था, ये आ गया था 1/10 मोल। लेकिन हर एक NaCl अंदर जाके दो पार्टिकल में स्प्लिट होता है, आई या अल्फा की कोई डिटेल्स नहीं दी है। ऐसे केसेस में हम इनको 100% डिसोसिएशन का केस मानते हैं। ठीक है, यानी अल्फा की वैल्यू 1 लेते हैं अपन बेसिकली। तो आप चाहते तो फॉर्मली जा सकते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 लेकर के मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे, तो ये कॉमन सेंस से भी जा सकते हैं। तो ऑब्जर्व्ड मोल्स जो हो जाएंगे NB ऑब्जर्व्ड आर बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ दिस, 1/5 मोल। ठीक है, और बात हो रही हमारे पास में सॉल्यूशन बनाया गया पानी के अंदर, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का प्रेशर P0 वैल्यू 1 atm होती है। तो यहाँ से हमारे पास में एक चीज पता है जो हर सवाल में काम आ जाएगी, कि आप P0 को 1 atm लेके चलेंगे, ये अपन ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल्स डाल दूं, 1 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू NB ऑब्जर्व्ड 1/5 ओवर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 900 मिलीलीटर। This 900 milliliter is equivalent to 900 grams, क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है वाटर, तो मोल्स में अगर लिखूं दिस विल बी 900
900/18 दैट इज 50 मोल्स। ठीक है, यहाँ पे मोल्स 50 डल जाएंगे और यहाँ से सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट पे आते हैं। टेस्ट के डाउट आप लोग प्लीज अपने ग्रुप में एक बार पूछ सकते हैं, या मेरे से भी पूछना तो फिर अलग से पूछ लेंगे। ये अपन ने कर लिया था। ठीक है, अप्रोच आपको ध्यान है कि एनबी ऑब्जर्व लेना है बस। तो अब मैं इसमें से चीजें मिटा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट अपन ने पहले देख लिया था। सेकेंड पार्ट सब बच्चे ध्यान देंगे। 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2 उसका अल्फा दे रखा है 50% और 1800 ग्राम पानी, यानी उसी सवाल जैसे है, बस यहाँ पे हमारे पास का 100% डिसोसिएशन नहीं लेना। तो अपन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई आ जाएगा 1 प्लस कितने पार्टिकल में टूटता है, 3 में, 3 - 1 टाइम्स अल्फा 0.5। ठीक है, 2 आ गया, आई की वैल्यू 2 आ गई। सो ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स विल बी आई इंटू मोल्स टेकन। मोल्स यहां से निकाल लेंगे तो वन टॉप फैक्टर है 2, गिवन मास 11.1, मोलर मास CaCl2 111। ठीक है, वापस से 1/10 इंटू 2, ये 1/5 मोल वापस आ गया। ठीक, बस यहाँ पे क्या बदल जाएगा, नीचे पानी के मोल सभी 1800 ग्राम के हिसाब से उसका डबल हो गया, तो यहाँ पे 100 मोल आ जाएंगे। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे हैं डिवाइड पीएच से क्यों किया है, तो बेटा अपन ने RLVP का फॉर्मूला यूज नहीं किया है। सर कितनी बार अपन इसको बताएं, आप पहले की चीजें अच्छे से रिवाइज करो। 1 - PS/PS या P0 - PS/PS, ऐसा भी एक फॉर्मूला था, आपने देखा हुआ। RLVP नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, RLVP तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हाईलाइट होकर इसलिए आ रहा है नाम, लेकिन जरूरी नहीं कि RLVP पूछे आपसे सवाल। पेपर प्रेशर निकालने में RLVP से नहीं जा रहा हूँ। जो बच्चे P0 से जा रहे हैं वो RLVP वाले से जा रहे हैं, मैं RLVP वाले से नहीं जा रहा हूँ, मैं यहाँ प्रेशर सॉल्यूशन से जा रहा हूँ। ठीक है, RLVP वाले में यहाँ पे NB/Na नहीं होता, यहाँ पे NB/Na + NB होता है। ठीक, ये फर्क है। ये पढ़ी हुई चीजों में थोड़ा टाइम जाता है तो इसको थोड़ा सा खरता ही है। P0 - PS/P0 I into NB या ऑब्जर्व्ड मोल्स I into NB + Na, ये होता है RLVP में। लेकिन जो हम रिलेशन यूज कर रहे हैं P0 - PS/PS, उसके अंदर इधर की तरफ ऑब्जर्व्ड मोल्स हो जाएंगे I into NB/Na। एक बार क्वांटम फैक्टर कंसीडर नहीं करो तो पुराना फॉर्मूला हमारे पास NB/Na + NB होता था, मोल फ्रैक्शन था। दिस इज नॉट मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला भी डिराइव किया हुआ, डिराइव नहीं किया था, मैंने बोला था आप कर लेंगे। डिराइव बहुत सरल तरीके से यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाता, क्वांटम फैक्टर नहीं था उस टाइम पे, तो ये वाला यूज कर रहे हैं फॉर्मूला। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट में अब ये आंसर यहाँ से जो भी आते जाएंगे ना, आंसर वगैरह इतना इंपॉर्टेंस नहीं, अब ये कैलकुलेशन छोड़ दी हमने, यहाँ से PS वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद आपका टैली कर लेना। इस वाले केस में भी सेम अप्रोच है। इसके अपन क्या निकाल लेंगे, मोल्स, है ना। मैं ओरली बता रहा हूँ, थोड़ा ना समय बचाएंगे। आंसर्स मैं आज आपको दे दूंगा, आप मेरे को रिमाइंड करा देगा कोई। ठीक है, सॉल्व करके मैं आंसर्स बता दूंगा। इसके मोल्स निकाल लेंगे। MgCl2 कितने पार्टिकल में टूटेगा, 3 पार्टिकल में। हमारे को अल्फा की वैल्यू नहीं दी तो क्या मान के चलते हैं, 100% डिसोसिएशन। जैसे यहाँ पे माना था कि NaCl 100% टूट गया, तो सॉल्ट्स वगैरह को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं, अगर अल्फा ना दिया तो ये 100% टूट जाएगा। इसका मोलर मास 95 भी आता है, तो ये 0.1 मोल दिया हुआ है, लेकिन 3 पार्टिकल में टूटा तो 0.3 मोल। इसका मोलर मास 111, तो यहाँ से 0.1 मोल आ रहा है, और ये भी कितने पार्टिकल में टूटता है, 3 पार्टिकल में, तो 0.3 मोल। ठीक, तो 0.3 मोल यहाँ से, 0.3 मोल यहाँ से, टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, 0.6 मोल। टोटल क्यों किया, क्योंकि शक्ल से फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को नंबर से मतलब है कि कितने पार्टिकल्स है। तो 0.6 मोल सॉल्यूट वाले पार्टिकल्स हैं 1 किलो पानी में। 1 लीटर पानी मतलब 1 किलो पानी, 1 किलो पानी मतलब 1000 ग्राम वाटर। 1000 ग्राम वाटर में मोल्स कैसे निकालोगे, यहाँ पे 1000 आ जाएगा अपॉन 18, 1000/18 से इसके मोल्स आ जाएंगे। इधर निकाल चुके हैं 0.6 मोल्स। अब यहाँ पे कोई क्वांटम फैक्टर वगैरह जरूरत नहीं, वो ऑब्जर्व ही निकाले, टूट फूट वाले सारा केस हमने कंसिडर कर लिए हैं।
एक्चुअल में 0.1 मोल था, लेकिन अंदर जाके कितना हो गया 0.3 मोल। ये भी 0.1 मोल था, अंदर जाके 0.3 मोल। तो फाइनली ऑब्जर्व्ड मोल्स हम डायरेक्टली 0.6 निकाल चुके। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास में होगा यहाँ पर ऑब्जर्व्ड की वैल्यू में निकल चुकी है। ठीक है, इसकी जगह पे हमारे पास हम उस टाइम पे लिख रहे होंगे एन बी ऑब्जर्व। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा डिटेल्स लिखूं, सेकंड वाला आपने देख ही लिया है। थर्ड वाले पार्ट के लिए 1 माइनस पी एस, वो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, ये आप इतना सा नोट कर सकते हो, बाकी टैली कर लेना। ऑब्जर्व्ड मोल्स हमने अभी निकाले थे 0.3 प्लस 0.3। थोड़ा सा एलेबरेट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि दो वैल्यूज कहाँ से आई है, दोनों का अलग अलग लिखाई। तो ये ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1000/18, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फॉर द थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट 1.8% बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। तो इस परसेंट का वैसे तो मीनिंग होता है 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। फिर सॉल्यूशन के मास में से मैं अगर सॉल्यूट का मास घटा दूं तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ठीक है, एक थॉट हो जाता है कि अपन उस तरफ जाएं, अगर मोल्स वाले अप्रोच से जाना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर आप देखें कि सॉल्यूट का मास जो है सॉल्यूशन की मास के सामने बहुत छोटा है, 100 में से 1.8 घटाओगे, वो जो मास आ रहा है वाटर का, आप उसको प्रैक्टिकली 100 ही मानिए। तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 1.8 ग्राम ग्लूकोज अप्रोक्सीमेटली ना इन 100 ग्राम वाटर। किसी को थोड़ा और अच्छे से कैलकुलेशन करनी हो तो 100 में से 1.8 घटा के वाटर का मास निकाल सकते हैं। ठीक है, 98.2 आ जाएगा, उसको यूज कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट ऐसा कर दिया। अब आगे कहानी वही सेम है, बिल्कुल सेम। ग्लूकोज का क्या बोला था अपन ने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन कुछ नहीं, सीधा सीधा जो इसके मोल्स हैं वही ऑब्जर्व्ड मोल्स रहेंगे, कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं होगा। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमारे पास में यहाँ पर NB observed is simply equal to NB only, and that will be mass of glucose by molar mass of glucose 1/100 mole। ठीक है, moles of solvent यानी water 100/80। ठीक, फिर वापस वही फॉर्मूला, P नॉट की वैल्यू 1 माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोल्स 1/100 सॉल्यूट के अपॉन सॉल्वेंट की मोल्स 100/80। ठीक है, यहां से पीएस आ जाएगा। ठीक है, चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक सवाल और था हमारे पास, ये वाला सवाल देखते हैं। ये कितने बच्चों ने कर लिया था? हाँ कृष्णा, लास्ट लेक्चर में पी नोट को पीएस लिख दिया था, उसको करेक्ट भी करवा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर ही। ठीक है, ठीक है, कुछ बच्चों ने कर लिया है, देख लेते हैं अब इसको कैसे करना है। सिल्वर सल्फेट वाला सवाल, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में वेपर प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ Ag2SO4 पूछ रहे हैं। उसका KSP अपने को दिया हुआ है 4 × 10⁻⁶ मोलैरिटी का क्यूब। 90 डिग्री सेल्सियस पे इसका KSP दिया हुआ है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर 90 डिग्री सेल्सियस पे 600 टॉर दिया हुआ है। ठीक है, तो पिछले सवाल जैसा ही है चीजों में जो पूछा गया उसके हिसाब से। ठीक है,
अब मैं इसका डिसोसिएशन लिख के बताता हूं। Ag2SO4 सॉलिड स्टेट में डिसोशिएट होता है अपने आयंस में 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस, सॉल्यूशन में जाके ये सॉल्वेट हो गए एक्वस, प्लस 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन एक्वस। ये रिएक्शन है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की, और ये इक्विलिब्रियम है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, मतलब कि जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी घुलने की थी वो आ चुकी है, नीचे कुछ बचा हुआ सॉल्यूट जो अब और नहीं घुल रहा है, नेट में नहीं घुल रहा है, वैसे तो डायनामिक नेचर का है तो प्रोसेस डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन का सेम रेट से हो रहा है। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S है, कैपिटल S, यानी S मोल पर लीटर में घुलता है, तो इसके 2S मोल पर लीटर में आ जाएंगे और इसका S मोल पर लीटर में आ जाएगा। S मोल घुल गया मतलब किधर चला गया, इधर चला गया, 1 से 2 बनता है, S से 2S बन जाएगा और ये S बन जाएगा। ये कैपिटल S हमारे पास में यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। तो हमारे पास KSP का रिलेशन है Ag प्लस के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फेट, ठीक है। तो KSP की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू 2S का स्क्वायर इंटू S, 2S का होल स्क्वायर, सॉरी 2S का होल स्क्वायर इंटू S, तो ये 4S क्यूब आ गया, 4S क्यूब इक्वल टू दिस। यहां से सॉल्युबिलिटी आ जाती है 10 की पावर माइनस 2 मोल पर लीटर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आ गई, तो बेसिकली हमारे पास में अब मैं इससे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स निकाल सकता हूँ। सॉल्यूशन में कौन कौन से पार्टिकल्स पहुंचे, यही दो वेराइटी के, टोटल कितने, 2S इसका और S इसका 3S, ठीक है। हमारे पास में जो NB ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आर 2S प्लस S, दैट इज 3S, ठीक है। और ये क्योंकि मोलैरिटी है, मोल पर लीटर, यानी 3S मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में मौजूद है। S की वैल्यू क्योंकि बहुत छोटी है, तो आप उस 1 लीटर सॉल्यूशन को 1 लीटर सॉल्वेंट मान सकते हैं। तो हमारे पास में लैंग्वेज आई हुई अभी, 3S मोल आर प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ये अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर वाटर बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी तो नेग्लिजिबल है। 3 इंटू एस इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2, जो कि बहुत छोटा नंबर है। तो डाइल्यूट कंडीशन है, 1 लीटर सॉल्यूशन इज सेम एज 1 लीटर सॉल्वेंट, जो कि वाटर है, ठीक है। आप वही लॉजिक लगा देंगे वापस, 1 माइनस, अच्छा 1 नहीं लेना अपने को, 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 600 से लिख लेता हूं मैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, या पी नॉट से जा सकते हो कि डाइल्यूट कंडीशन है, ठीक है, डाइल्यूट से जा सकते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मोल्स 3S अपॉन वाटर के मोल्स 1000/80, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा इसके थ्रू। S की वैल्यू वहां से डाल देंगे, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, तो RLBP के अंदर कुछ भी नया नहीं, RLBP वाला पार्ट अपन ने पहले भी पढ़ा था, कुछ बदला हुआ है तो वॉल्टा फैक्टर का यहाँ बस NB की जगह NB ऑब्जर्व लेते हैं, वो कैसे लेते हैं आपको बता दिया गया है। तो अपन फिलहाल आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ जाने की तैयारी करें, ठीक है। आंसर जो भी आ जाएगा यहाँ से मैं आंसर शायद पोस्ट कर दूंगा। चलिए भाई शुरू करेंगे। तो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को पढ़ लिया है, उसकी बातें कंप्लीट है। अब हम लोग अगली दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पे जाने वाले हैं, उसमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ती है, हमें इसको बोलते हैं फेज डायग्राम। तो ये फेज डायग्राम क्या होता है, कैसा दिखता है और इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, वो थोड़ा समझते हैं, फिर आते हैं अगली दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को एक साथ कवर करेंगे, कॉलम में डिवाइड करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे बढ़िया से एक्टिव और अलर्ट हो जाएंगे, स्क्रीन पे इधर ध्यान देंगे, ठीक। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे फेज डायग्राम।
या फेज डायग्राम्स। मैटर की जो 3 स्टेट्स है हमारे पास मेनली सॉलिड, लिक्विड और गैस, वो टेम्परेचर और प्रेशर से डिसाइड होती है। जैसे अभी इस टेम्परेचर कंडीशन पे जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में पाया जा रहा है, तो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस कहीं ना कहीं डिसाइड करती है कि उसके लिए अभी लिक्विड स्टेट ज्यादा स्टेबल है। जब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ले जाते हैं तो उसके लिए स्टेबल स्टेट हो जाती है गैसियस स्टेट। जब आप उसको 0 डिग्री से नीचे लाते हैं उसके लिए स्टेट हो जाती है स्टेबल लिक्विड सॉलिड स्टेट, वाइल प्रेशर केप्ट एट 1 atm। अगर प्रेशर फ्लक्चुएट कर दिया तो ये 100 डिग्री और 0 डिग्री की बातें भी चेंज हो जाएंगी। यानी जो चीज 100 डिग्री पे बॉयल हो रही है वो 100 पे बॉयल नहीं होगी, किसी और टेम्परेचर बॉयल होगी डिपेंडिंग अपॉन प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर ये दो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नेचर या स्टेट ऑफ मैटर को डिसाइड करती हैं। तो फेज डायग्राम्स के अंदर इन्हीं दो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में बनाए जाते हैं। वाई एक्सिस पे मैं ले रहा हूं प्रेशर, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर। तो सभी बच्चे ये ग्राफ बना लेंगे। पैरेलल के अंदर दो बनाने हैं ना, मतलब कि आप वो पेज को पार्टीशन करके एक ग्राफ इधर बनाना है एक इधर बनाना है। अराउंड 1/3 ऑफ ए पेज में बना सकते हैं। प्रेशर इधर, टेम्परेचर इधर। अब मैं यहां पर कुछ रीजन्स डिवाइड करूंगा। ये जो ग्राफ बना है इसके अंदर ये ध्यान रखें कि ये जो इधर वाली लाइन है, ये लाइन है ना, ये बाकी तो दोनों कर्व्स नेचर के हैं, ये लाइन है और इस लाइन का स्लोप है नेगेटिव। ठीक, थोड़ा स्पीड में अपने को चलना है तो फोकस बढ़िया बना के रखना। यहाँ पे ज्यादा कुछ डिटेलिंग की बातें नहीं है, सिर्फ एक क्वालिटेटिव अपना रिप्रेजेंटेशन है जो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको उसकी डिटेलिंग वही कर्व्स वगैरह इक्वेशन दे आर इररिलेवेंट फॉर अस। ये तो वही एक्चुअली आपका क्लॉजियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन अभी आ जाएगा इस पे पॉइंट। तो एक स्ट्रेट लाइन टिल्टेड पीछे की तरफ, नेगेटिव स्लोप, ये दोनों कर्व्ड पोर्शन रहते हैं। इसके अंदर जो मैं बना रहा हूँ उसमें डिफरेंस ये आ गया कि ये वाली स्ट्रेट लाइन जो हमने बनाई थी इसका स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, इनका टिल्ट एक्चुअल में बहुत स्लाइट होता है, हल्का सा टिल्टेड, हल्का सा टिल्टेड। बट अपने दिखने के लिए अपन इसको थोड़ा ठीक बना लेते हैं। कई बार बच्चे हल्के से टिल्ट का मतलब एकदम स्ट्रेट बना देते हैं, तो थोड़ा अपने दिखने के लिए मैंने अच्छा सा टिल्टेड दिखाया, इसमें भी अच्छा खासा टिल्टेड दिखाया। अब इसके अंदर कुछ मार्किंग कर ली जाए। ठीक है, इतना आप बना करके साथ साथ में अब चीजें देखते जाएंगे क्या हो रहा है। इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं पॉइंट ओ, इसको बुला लेते हैं यहाँ पे ए, ये बी और ये सी। ओ, ए, बी और सी। स्टेट्स की अगर बात करें, हाँ ट्रिपल पॉइंट वगैरह की बात यहाँ पे आएगी अभी। तो सब बच्चे अभी तक ध्यान देंगे। अगर मैं किसी मैटर के ऊपर, किसी सब्सटेंस के ऊपर हाई प्रेशर कंडीशंस मेंटेन करता हूँ, हाई प्रेशर कंडीशंस मेंटेन करता हूँ और टेम्परेचर लो रखता हूँ, हमारे जो नेचुरल एक थॉट में जो पॉइंट आएगा, या टेम्परेचर कंडीशंस अपन ने लो रखी है, यानी मॉलिक्यूल्स के मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी कम कर रखी है, ऊपर से प्रेशर भी हम उस पर हाई रख रहे हैं। ठीक है, तो यूजुअली एक्सपेक्टेड होता है कि इन कंडीशन के अंदर हमारे सॉलिड स्टेट का एक थॉट आता है कि चीजें सॉलिड की तरफ जाएंगी। और अगर हम इसका रिवर्स बोले, हाई टेम्परेचर कंडीशंस एंड लो प्रेशर, या आपने खुल मतलब कि खुल के टेम्परेचर बढ़ाया खूब और प्रेशर जो है एकदम रिलीज कर दिया, तो पार्टिकल्स को पूरी फ्रीडम दे रहे हैं कि वो एक दूसरे से अलग होकर भाग जाए, गैसियस स्टेट यानी कि। हमारे पास में इधर वाला रीजन हायर प्रेशर लोअर टेम्परेचर, सॉलिड का रीजन रहता है, लोअर प्रेशर हायर टेम्परेचर वेपर या गैस स्टेट बुला लें, गैस का रीजन हो गई। और ये बीच वाला पोर्शन हमारा लिक्विड का रीजन बोलते हैं। इधर लिक्विड, इधर सॉलिड, इधर गैस।
या वेपर। अब इसके अंदर ये जो कर्व्स हैं इनके नाम आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ जितना जगह मिल रही है। ओ ए जो है वो सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री है। कहने का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया सपोज ये, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे मैटर की स्टेट इज सॉलिड। वहीं पे अगर आपने इसी प्रेशर मेंटेन करते पॉइंट यहाँ पे ले लेते, टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, तो हम लोग सेम प्रेशर पे हायर टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में आ गए। लेकिन यदि कोई यहाँ बीच पर आ गया इस पर येलो लाइन पे, तो इसका मतलब क्या है, सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में। इसके इधर सॉलिड था, इसके उधर लिक्विड था, और एट द लाइन वी हैव इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू फेजेस, सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। और सॉलिड और लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होते हैं अपने पास मेल्टिंग या फ्रीजिंग वाला केस हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किधर से किधर आप देख रहे हैं। लिक्विड टू सॉलिड इज फ्रीजिंग, सॉलिड टू लिक्विड इज मेल्टिंग। फ्रीजिंग वाला टर्म थोड़ा ज्यादा पॉपुलर है अभी इस चैप्टर में, हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोल देते हैं, ठीक है। तो नाम ओ ए को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट कर्व, फ्रीजिंग पॉइंट कर्व लिख लेंगे साथ में। ओ बी लिक्विड और गैस के बीच में इक्विलिब्रियम वाला बाउंड्री, बॉइलिंग पॉइंट कर्व, बॉइलिंग पॉइंट कर्व। और ओसी को सब्लिमेशन कर्व बोल देते हैं, सब्लिमेशन पॉइंट ऐसा लैंग्वेज कम यूज होती है, सब्लिमेशन कर्व ओसी। सब्लिमेशन कर्व, ठीक है। हाँ ओ एक स्ट्रेट लाइन है, ओ ए स्ट्रेट लाइन से बाकी कर्व्ड पोर्शन है। इधर की तरफ भी सेम बातें आ जाएंगी, है ना, किसी भी एक तरफ लिख लो, ये सेम चीजें इधर भी है ऑफ कोर्स। इन दोनों कर्व में जो एक मेन चीज बदली है वो लाइन का टिल्ट, स्लोप इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या है वो भी अपन देखेंगे। ये जो पॉइंट है, देखो इस ओ ए लाइन के ऊपर कोई पॉइंट्स लेते हैं अपन, तो वहां पे सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम चल रहा था, यहाँ पे लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम चलता है इस कर्व पे, और इसके ऊपर सॉलिड और गैस का इक्विलिब्रियम चलता है। बट एट दिस पॉइंट ये सारे पॉइंट मतलब सारे कर्व्स मीट कर जाते हैं। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों एक साथ इक्विलिब्रियम में होती हैं, ठीक है, तीनों फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में, इसको बोलते हैं हम ट्रिपल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट अपने को दिख रहा है ओ, दिस इज ट्रिपल पॉइंट। ऑल द थ्री फेजेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब ऑल द थ्री फेजेस आर साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम, ट्रिपल पॉइंट। all the three phases are in equilibrium at triple point. ठीक है, तीनों फेजेस एक साथ इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो रहता है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड 0.06 एटीएम, जहां तक मुझे अगर ध्यान आ रहा है ठीक से, या तो 0.1 है -0.1 है, शायद मेरे ख्याल से प्लस का 0.1 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर वैल्यू इज 0.06 एटीएम। तो उस केस के ऊपर लिक्विड वाटर, स्टीम और आइस, मतलब वाटर, स्टीम और आइस, ये तीनों एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए, ठीक है। अब यहां पर मैं एक एक्सटर्नल प्रेशर की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। उम्मीद है आप लोग साथ साथ में नोट करते जा रहे हैं ना, साथ साथ में नोट करते जाना।
सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट कर्व हो गया, वही चीज है, वही बोल रहा हूँ, लेकिन मेनली इसका नाम पॉपुलर जो हमारे चैप्टर में काम आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट के पर्सपेक्टिव से। अगर हमारे पास में एक्सटर्नल प्रेशर यहां पर चल रहा है, ठीक है, डॉटेड से बना लेते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर यहां पे मार्क कर लो, ठीक है, कोई एक प्रेशर वैल्यू को एक्सटर्नल प्रेशर बुला के मार्क कर लो दोनों ग्राफ में। अब हमने बोला है कि जो भी चीजें स्टेट्स हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे हमारे लिए एक्सटर्नल प्रेशर नॉर्मली क्या लेते हैं अपन, 1 atm, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वो 1 atm प्रेशर के ऊपर आता है, यानी पी एक्सटर्नल की वैल्यू अगर 1 atm हो उस समय पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लाइन ओबी या इस पे बाउंड्री पे बैठे होंगे, इस कर्व के ऊपर बैठे होंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोग सोचें थोड़ा, हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले से पढ़ा है, डिस्कस किया है, इन दोनों में से वाटर के लिए कौन सा वाला सूटेबल फेज डायग्राम है, इन दोनों में से कौन सा वाला वाटर के लिए है? हाँ वो फर्स्ट बुला लेते हैं इसको सेकंड, फर्स्ट या सेकंड में से वाटर के लिए कौन सा है, फर्स्ट वाला, ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं फर्स्ट वाला, ठीक है, सही बात है ना, फर्स्ट वाला है। अब सब बच्चे इधर ध्यान देंगे, ऐसा क्यों? जैसे कि अगर मैं वाटर के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ चीजें मार्क कर रहा हूँ भी, फिर यहाँ से अपन उसको हटा देंगे, ये एडिशनल ऐसे समझने के लिए देख रहे हैं कि अगर ये 1 atm प्रेशर में ले लूं तो यहां पर हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस होगा, 1 atm और 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग कहां पर होते हैं, सॉलिड और लिक्विड के इक्विलिब्रियम में होते हैं। सब बच्चे इधर ध्यान से सुनेंगे। अगर ये वाटर ग्राफ मान लो एक बार के लिए देख लेते हैं कि ये वाला क्यों है वो वाला क्यों नहीं है। सपोज ये वाटर का है तो इसके अंदर क्या होने वाला है, 1 atm प्रेशर और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम जानते हैं कि लिक्विड वाटर और सॉलिड वाटर इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी हम इस इक्विलिब्रियम वाली लाइन पे बैठे होंगे। अब अगर मैं उसके अंदर प्रेशर कंडीशंस बढ़ा दूं, टेम्परेचर को यही मेंटेन करते हुए अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाना मतलब कि वाई एक्सिस पे ऊपर जाना, तो हम लोग इधर चले गए ऊपर, ठीक है, तो ऊपर हम कौन से रीजन में एंटर कर रहे हैं, सॉलिड में एंटर कर रहे हैं कि लिक्विड में एंटर कर रहे हैं? सेम टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ाने पे वी आर एंटरिंग इनटू विच रीजन, जैसे यहाँ मैं एक पॉइंट बोले तो क्लियरली आपको दिख रहा हूँ ये पॉइंट, अब हमारे पास में कौन से रीजन में आ गया, लिक्विड रीजन में आ गया, ठीक है। तो यानी कि आइस को अगर हम प्रेशर लगाएं, कंप्रेस करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आइस और पे हम प्रेशर लगाएं तो वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। बेसिकली हाई प्रेशर के ऊपर चीजें मोर डेंसिटी की तरफ जाती है, ये चीज कभी गलत नहीं होती। हायर प्रेशर पे चीजें कम स्पेस में पैक होंगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आपको पता है कि आइस के केस के या वाटर के केस के अंदर डेंसिटी आइस की कम होती है लिक्विड से, या यूं कहें कि लिक्विड की ज्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी आइस से ज्यादा होती है। तो हाई प्रेशर पे हम हायर डेंसर साइड में जाएंगे, हाई डेंसिटी के रीजन में जाएंगे, और यहाँ पर हाई डेंसिटी का रीजन वाटर के केस में कौन होता है, लिक्विड होता है। तो हम लोग लिक्विड स्टेट में आ गए, यानी यही डायग्राम सूटेबल है। ये चीज अगर आप यहाँ पे कर रहे होते, ठीक है, यही चीज यहाँ पे सोचो कि भाई ये वाला चल रहा है, तो यहाँ पे तो हम प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड रीजन में आ गए, यानी कि इस वाले केस के अंदर दिस ग्राफ इज फॉर दोज मटेरियल विच हैव हाई डेंसिटी फॉर सॉलिड एज कंपेयर टू लिक्विड, ये उनके लिए वैलिड ग्राफ, जिन मटेरियल में सॉलिड स्टेट की डेंसिटी लिक्विड स्टेट से ज्यादा होती है उनके लिए ये होता है, जिनमें सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से कम होती है उसके लिए होता है। ये दो ग्राफ इसीलिए बनाए गए, ठीक है। तो वाटर के लिए वो वाला सूटेबल हो जाएगा, तो अपन अब इसको मेंशन कर देंगे। तो ये वाला ग्राफ आप या तो ग्राफ के ऊपर या आपके पास नीचे स्पेस होगा तो आप लिख सकते हैं, ये वाला ग्राफ बेसिकली किसके लिए, मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ,
ये उनके लिए ग्राफ है जहां पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये वाला ग्राफ उनके लिए है जहां पे डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा हो, ऐसा मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए होता है। ये वाला आपको देखने को मिलेगा। इसके अगर एग्जांपल्स मैं आपको कुछ बताऊं भाई, इस चीज के एग्जांपल, एक तो H2 है ही सही, Mg3N2, क्वार्ट्ज, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, बस ये पॉइंट देखो, इससे अपने आप सोचोगे ना अभिषेक तो याद आ जाएगा। ये वाला लॉजिक जो भी बताया था उसी से सोच लेना बस आपको भी, कि लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड से ज्यादा होती है, उनमें ये स्लोप नेगेटिव रहता है। कैसे देखोगे, हमेशा यहाँ पे इस बाउंड्री पे आ जाओ सॉलिड और लिक्विड की, और यहाँ पे अपन प्रेशर बढ़ा के देखें। भाई इक्विलिब्रियम था, पी एक्सटर्नल की लाइन यहाँ कट करी, तो यहाँ से हमारे पास जो टेम्परेचर आएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। उसी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो कौन सी स्टेट में जा रहे हैं, हाई प्रेशर पे लिक्विड स्टेट में एंटर कर रहे हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास में इस कैटेगरी का केस हो गया। हाई प्रेशर के ऊपर अपन लोग सॉलिड स्टेट में आ रहे हैं, मतलब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है। ठीक, तो ये दो केसेस के ग्राफ है, इसके एग्जांपल है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं, बहुत सारे बाकी जो बच गए मेजॉरिटी एग्जांपल्स इसी कैटेगरी के होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा रहती है। मरकरी का तो सॉलिड स्टेट का एग्जैक्टली कोई ऐसा कुछ बहुत फेमस केस नहीं आते आने में। भाई मरकरी नेचुरली रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रह रहा है, सॉलिड स्टेट के अंदर उसकी डेंसिटी का स्पेसिफिक एग्जांपल के तौर पे नहीं पता है कि कौन सी कैटेगरी में, तो हमको ऐसा कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहे फैक्चुअल लेवल पे, बट ज्यादातर सब्सटेंसेस इस कैटेगरी में। स्पेसिफिकली मरकरी कौन से वाले रीजन का है वो तो अपने को चेक करना पड़ेगा, फैक्ट जाके चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अपन अब आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे। ओके, सेकंड ग्राफ के अंदर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस ऐसा लिख सकते हो, कोई स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं है। कॉपर, सिल्वर, ठीक है, ये दो एग्जांपल इसे मैं बता दी, बाकी ज्यादातर मेटल्स ज्यादातर केस इसमें आ जाएंगे। ठीक, कोई आपसे वैसे पूछेगा नहीं, ये वाला केस थोड़ा यूनिक टाइप होता है, इसीलिए इसे एग्जांपल हाईलाइट होकर के बता दिया था, इसके बारे में कोई ऐसा पूछता नहीं। तो ग्राफ के रिगार्डिंग ये अगली स्लाइड पे आते हैं, एक बार देखेंगे तो कुछ लॉट के रेफर करना होगा तो अपन करेंगे, फिलहाल आगे चीजें कुछ और लिखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डेफिनेशन की, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों ग्राफ्स के नीचे आप लोग बॉइलिंग पॉइंट हेडिंग लगा लेंगे, छोटी सी टर्म डिफाइन कर रहे हैं, सिंबल इसका हम लेंगे टीबी। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid, ये अपन ने पहले बोली है, आज फॉर्मूला लिखा है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड becomes equal to external pressure becomes equal to external pressure. The temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to external pressure is known as its boiling point. ठीक है, इसमें एक नोट है, स्टार लगा के लिखेंगे, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm होता है तो उस बॉइलिंग पॉइंट को नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, if P external is equal to 1 atm, then boiling point is called
नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नोट में हमने लिखा था P external is equal to 1 atm, then boiling point is called normal boiling point। फिर अगली हेडिंग फ्रीजिंग पॉइंट, सिंबल लेते हैं हम कैपिटल T सबस्क्रिप्ट F, TF। फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर डेफिनेशन है द टेम्परेचर एट विच solid and liquid state coexist in equilibrium with each other। The temperature at which solid and liquid coexist, solid and liquid state coexist in equilibrium with one another is called freezing point। The temperature at which solid and liquid state coexist in equilibrium with one another is called freezing point। ये आप जानते हैं। वापस से यहाँ भी वही नोट है, freezing point at P external equal to 1 atm is called normal freezing point। is called normal freezing point। ऑरिजिन में बना सकते हैं आदित्य, वो ग्राफ ऑरिजिन पे चला जाता है। ठीक है, अब इस ग्राफ के अंदर एक चीज और मैं मार्क करना चाह रहा था कि जैसे ये जो बाउंड्री है ये जहां खत्म हो जाती है तो वो टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर। गैसीय स्टेट में पढ़ा करते थे कि भाई ये जो लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम है एक सर्टेन लेवल तक एग्जिस्ट करता है। अगर हम क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड चले गए तो वेपर या गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर पाएंगे, लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये लिक्विड और वेपर की जो बाउंड्री है ये वहां पे खत्म हो जाती है। तो जो पॉइंट बी है उसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर वो भी हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। ठीक, तो चलो किससे मार्क कर लें, रेड से कर लेते हैं। ये जो पॉइंट बी दिख रहा है इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डॉटेड लाइन ले लेते हैं। इधर भी ऐसा ही हो जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर TC। ठीक है, इधर भी ऐसा ही है, दोनों तरफ मार्क करने की जरूरत नहीं हो तो कहीं भी एक जगह लिख लो। यानी इसके इधर की तरफ हमारे पास में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आ जाएगा। ठीक, तो बियॉन्ड दिस का जो रीजन हमारे पास में है इस तरफ सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, क्रिटिकल टेम्परेचर के बियॉन्ड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड।
ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर बियॉन्ड इट इज सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। चलिए, तो फेज डायग्राम के अंदर देखने वाली बातें जो हमारे पास में हो गई है, एक तो सबसे प्रमुख जो काम आएगा हमारे पास में कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट क्या रह रहे हैं हमारे पास में, ये जो करस्पॉन्डिंग अपन पॉइंट बोले थे यहाँ पे बॉइलिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास में जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज दी फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है TF, और यहाँ पर जो हमारे पास में आएगा जो इसके काफी क्लोज दिख रहा है अभी ग्राफ में, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं इसको, आपने शायद कॉपी में थोड़ा ठीक बनाया होगा, यहाँ पे लाइंस काफी क्लोज चली गई। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट TB, ठीक है। इधर से मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ एक बार के लिए, ताकि बाकी चीजें मैं यहाँ पे दिखा सकूँ ठीक से। ये वाली लाइन की जगह भी ये दिखा देते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारे पास में आ गया है बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ जो दिख रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हाईलाइट कर रहे थे, दोनों के लिए है वो सारी चीजें। फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इधर भी फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, इसके अंदर भी क्रिटिकल टेम्परेचर आ जाएगा उसके बियॉन्ड, वो तो सारी बातें दोनों के लिए, सारी बातें जो इधर बताई गई वो सारी इधर के लिए भी वैलिड है। बस ये है कि ये लिक्विड की डेंसिटी इस वाली केस में सॉलिड से ज्यादा होती है, इसमें सॉलिड की लिक्विड से ज्यादा, बाकी हर चीज दोनों के लिए सेम। ठीक है, चलिए ये भी हो गया है। अब शुरू करते हैं हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अगली दो नेक्स्ट एक साथ में लेंगे। तो हेडिंग लगाते हैं, फेज डायग्राम वाली सारी बातें क्लियर है, अब हेडिंग लगाते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज आ रही है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB ब्रैकेट में लिख लेंगे, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। ठीक, क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या मतलब, गैसेस स्टेट का पार्ट है कानन, ठीक है। अभी अपने लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखेगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही थी ग्राफ में बताने की, मैंने अभी बता दी, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या होता है, ये भी लास्ट ईयर का, अभी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं। वो जो जो चीजें यहाँ से रिलेटेड अभी नहीं है ना, वो अपन बाद में, देखो मैं ये एकदम क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, क्योंकि फेज डायग्राम में वो रिप्रेजेंट हो सकते थे तो मैंने बता दिया, लेकिन उसका इस चैप्टर में कहीं कोई यूज हमारे लिए आएगा नहीं, तो उसकी चिंता अभी मत करो, वो हमारे फ्लो से बाहर चला जाएगा। इट विल बी लाइक ए ब्लू लिंक, आप उसको क्लिक करोगे फिर डाइवर्ट हो जाओगे टॉपिक से, कहीं और निकल जाएगा। तो अभी अपन चैप्टर के ऊपर स्टिक करते हैं, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज अपने को देखनी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी जब सॉल्यूशंस बनते हैं, प्योर लिक्विड से सॉल्यूशन में आते हैं, तो वहां पर कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी, वो प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही थी, इनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम दिया, उनमें से एक पहले हम पढ़ चुके RLVP, अगली दो ये है। तो सॉल्यूट के मिल जाने से, इनफैक्ट एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिल जाने से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपन सभी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिल जाने से बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बढ़ोतरी होती, एलिवेशन आता है। तो अगर पहले बॉइलिंग पॉइंट TB था तो उससे वो डेल्टा TB बढ़ जाएगा, दिस इज द चेंज, इंक्रीमेंट और एलिवेशन,
फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जैसे वाटर के रेस्पेक्ट में बात करूं 1 atm पे, तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, आपने पानी में नमक मिला दिया, अब वाटर का सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 0 से नीचे चला गया, डिप्रेशन आ गया, डेल्टा टीएफ डिप्रेशन, मान लो ये 0.5 है, तो माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस नया फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है इसको देखेंगे अभी। अभी तो मैंने सिर्फ ये टर्म क्लियर किया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, सॉल्यूशन बनने पर ऐसा होता है। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए सब पढ़ रहे होते हैं। तो इन दोनों का अपन फेज डायग्राम जो भी बनाया था उसके रेस्पेक्ट में पहले एक बार देखेंगे, डेल्टा टी पे डेल्टा टी एफ कैसे मार्क होते हैं, दोनों का कॉमन एक ही ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद अपन इनको पार्टीशन करके पढ़ना चालू करें। तो फेज डायग्राम में दोनों एक साथ दिख जाते हैं, तो एक फेज डायग्राम इनके लिए बना लेते हैं। इधर प्रेशर वैल्यूज है, इधर टेम्परेचर वैल्यूज है। और अपन वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि मोस्टली अपन एक्वस सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो वाटर का फेज डायग्राम में यहाँ पे स्लोप कैसा था, नेगेटिव स्लोप। अब पी एक्सटर्नल सपोज यहाँ पे चल रहा था हमारे पास, ये पी एक्सटर्नल चल रहा है अपने पास, बनाते जाए साथ में ना। स्टेट्स आपको पता है, इधर सॉलिड लिक्विड गैस, और ये जो पॉइंट्स है वो क्या हमारे पास में, ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट और सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। So this is TB, so TF, and this is TB। तो एक्सटर्नल प्रेशर ये था कुछ, और इस समय यहाँ पे बॉइलिंग हो रही, फ्रीजिंग हो रही थी, यहाँ पे बॉइलिंग हो रही थी। दिस इज फॉर प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्वेंट के लिए चल रहा है। अब हमने पानी के अंदर मान लो कोई सॉल्यूट मिला दिया, नमक मिला दिया जैसे, या शुगर मिला दिया। तो आप जानते हैं कि जब हम कोई सॉल्यूट मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल नेचर का, तो उसके वेपर प्रेशर में कमी आती है, वेपर प्रेशर वैल्यूज डिक्रीज हो जाती है। तो इसको मैं यहाँ से समझाऊंगा। अब सब बच्चे एक बार इधर ध्यान देंगे। प्योर वाटर का केस मानते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू 1 atm के साथ सोच लेते हैं हम लोग, तो ये बॉइलिंग पॉइंट कितना आया करता था, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm प्रेशर पे पानी बॉइल हो रहा था। यानी हमारे पास ये जो स्टेट है लिक्विड स्टेट, और ये जो गैसेस स्टेट है इधर, ये दोनों इक्विलिब्रियम में थे। यहाँ पर अगर मैं उस उबलते पानी के अंदर चीनी लाके डाल दूं, तो चीनी के डलते ही हमें पता है कि वहां पे उसका वेपर प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा। और बॉइलिंग की डेफिनेशन अभी लिखी थी, जिस समय सिस्टम की वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तब बॉइलिंग होती है। लेकिन चीनी के मिलते ही वेपर प्रेशर ड्रॉप हो गया, वेपर प्रेशर ड्रॉप हो गया मतलब 1 atm के बराबर नहीं रहा। तो टेम्परेचर तो यही है, लेकिन हमारे पास में प्रेशर वैल्यू रिड्यूस होकर नीचे आ गई, प्रेशर 1 atm के बराबर नहीं रहा है, प्रेशर वैल्यू नीचे आ गई। तो अगर प्रेशर नीचे आ गया है, तो बॉइल करने के लिए, वापस प्रेशर को बढ़ाने के लिए, पी एक्सटर्नल तक ले जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। सिस्टम का वेपर प्रेशर 760 mm की बजाय मान लो 700 हो गया है, 600 मिलीमीटर एचजी होगा शुगर डालने पर। लेकिन बॉइलिंग के लिए कितना पहुंचाना पड़ेगा, एक्सटर्नल के बराबर करना पड़ेगा, 760 फिर से करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर लगेगा। तो वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर लग रहा है, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये प्योर सॉल्वेंट के लिए ऐसा था। सॉल्यूशन के लिए ग्राफ, ये फेज डायग्राम थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है, वो शिफ्टेड वाला मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, तो सब बच्चे ये डायग्राम बना लेंगे।
दिस इज फॉर द सॉल्यूशन। जो ग्रीन वाला दिखाया है वो सॉल्यूशन बन जाने के बाद, ठीक है। येलो इज फॉर प्योर सॉल्वेंट, कोई मिलावट नहीं थी, वाटर मान लें आप। और जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये सॉल्यूशन के लिए, ठीक। तो एक चीज आप देखेंगे यहाँ पे कि दो बाउंड्रीज शिफ्ट होगी, दो बाउंड्रीज शिफ्ट हुई है। ये जो लिक्विड और गैस का इक्विलिब्रियम बाउंड्री था वो इधर शिफ्ट हो गया, और इधर जो लिक्विड और सॉलिड वाला था वो भी बाहर की तरफ इधर शिफ्ट हो गया इस तरफ। लेकिन ये बाउंड्री शिफ्ट नहीं है सॉलिड और गैस की, क्योंकि जो इम्प्योरिटी है सिस्टम में, जिसको मैं सॉल्यूट बोल रहा हूँ, सॉल्यूट जो मिलाया गया वो सॉल्यूशन में लिक्विड फेज के अंदर कुछ मिलावट हुई है। वेपर में अभी भी कौन जाते हैं? प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। सो वेपर स्टेट इज स्टिल प्योर वाटर, इसमें कोई मिलावट नहीं हुई। आइस की फ्रीजिंग, जो फ्रीजिंग होगी सॉल्यूशन की, ये भी आप ध्यान रखेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए सारी बातें करते हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर फ्रीजिंग के दौरान सॉल्वेंट वाला पार्ट फ्रीज करता है, ठीक है। ये अपन पॉइंट आगे मेंशन करके लिख लेंगे, सवालों में हमारे को काम पड़ता है इसका, कि जब हम फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन कर रहे होते हैं तो उसमें से जब फ्रीजिंग चालू होती है तो वो सॉल्वेंट जो होता है जो सॉलिड स्टेट में जाता है, ना कि सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉलिड में नहीं जाते। तो सॉलिड स्टेट के अंदर हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट ही रहेगा, गैसियस स्टेट में भी प्योर रहेगा। दीज टू स्टेट्स आर स्टिल द सेम, जो पहले होती थी प्योर की प्योर पड़ी है, तो इनकी बाउंड्री कहीं भी शिफ्ट नहीं होती। लेकिन जो लिक्विड स्टेट है, जो सॉल्यूशन है, वो एक नया होमोजीनियस सिस्टम बन चुका है, विच इज नॉट एनी मोर सॉल्वेंट, इट इज सॉल्यूशन। तो ये इम्प्योर फेज हो गई है, इसके अंदर प्रॉपर्टीज बदल गई हैं, तो इसके साथ वाली बाउंड्रीज शिफ्ट हो जाती है। ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ कि जहां जहां पे जिस फेज में इम्प्योरिटी है उसके साथ से रिलेटेड बाउंड्रीज शिफ्ट हुई है। ये दोनों ही स्टेट्स आज भी वैसे ही हैं। सॉलिड के अंदर भी प्योर सॉल्वेंट ही होता है, इधर की तरफ भी प्योर सॉल्वेंट ही जाता है गैस स्टेट में, और सॉल्यूट केवल सॉल्यूशन में बड़ा रहता है। तो ये दोनों प्योर स्टेट्स हैं, पहले भी प्योर थी, इनकी बाउंड्री एज इट इज रहती, ठीक है। तो जिन स्टेट्स के अंदर, मैं एक बार और आखिरी बार बता रहा हूँ, सब बच्चे एक बार इधर ध्यान देंगे, ठीक है। नमन एक बार प्लीज टाइप मत करना कोई बच्चे। हम ये कह रहे हैं कि जब कोई सॉल्यूशन बनता है, जैसे एक बीकर रखा है यहाँ पे, पानी था, उसमें मैंने चीनी ला के मिला दी, ठीक है। चीनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, चीनी अंदर जाके होमोजीनियसली मिक्स हो गई, होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गई। तो अब नीचे जो सिस्टम, इट इज नॉट प्योर वाटर, इट इज ए न्यू सिस्टम, ठीक है। लिक्विड ये, लेकिन वो प्योर वाटर नहीं रहा है, वो एक सॉल्यूशन बन चुका है। तो हम ये कहेंगे कि जो ओरिजिनल फेज डायग्राम था ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का था। अब क्योंकि वो प्योर लिक्विड नहीं रहा, उसके अंदर कुछ चीज मिल गई है, तो ये बाउंड्रीज थोड़ी शिफ्ट होंगी, ये फेज बाउंड्रीज शिफ्ट हो रही है। कौन सी बाउंड्री शिफ्ट नहीं हो रही है? सॉलिड और लिक्विड की बाउंड्री शिफ्ट नहीं हो रही, सॉलिड और गैस की बाउंड्री। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जब आप उस सॉल्यूशन में से वेपर्स जनरेट करवाते हैं या पार्टिकल जब इवेपोरेट होते हैं, तो शुगर के पार्टिकल्स इवेपोरेट नहीं होते। वेपर स्टेट में आज भी सिर्फ पानी ही आता, प्योर वाटर था तब भी वेपर स्टेट में पानी आता था, सॉल्यूशन के अंदर भी वेपर स्टेट में सिर्फ प्योर वाटर ही आ रहा है। वेपर स्टेट स्टिल द सेम, प्योर ही है वो, एक ही कंपोनेंट है और वो केवल वाटर है। और सॉलिडिफाई होने में भी यही हम कह रहे हैं, जब सॉलिडिफाई हो रहा होता है तो केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्रीज आउट होते हैं, सेपरेट आउट होते हैं, सॉल्यूट सॉल्यूशन के अंदर रहता है, ठीक है। उसमें से केवल जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो फ्रीज होता है। ये हम डाइल्यूट कंडीशन में कह रहे हैं, इस पे आप डिबेट कर सकते हैं कि नहीं सर पूरा पूरा सॉल्यूशन फ्रीज होता है, आइसक्रीम फ्रीज करते हैं तो सब कुछ कंटेंट फ्रीज होते हैं। वो रियल लाइफ के प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात नहीं कर रहे हैं हम, जिन केसेस की बात कर रहे हैं दीज आर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। वहां पर हम ये चीज मान के चल रहे हैं कि जो फ्रीजिंग हो रही है वो केवल सॉल्वेंट की होती है, और ये डाइल्यूट कंडीशन में देखा। तो केवल सॉल्वेंट की अगर फ्रीजिंग होगी तो यानी कि सॉलिड स्टेट में कौन गए? सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। जब केवल सॉल्वेंट लिया था तब भी सॉलिड स्टेट में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते थे, ऑफ कोर्स सी बात है। सॉल्यूशन के केस में भी सॉलिड स्टेट में कौन है? सॉल्वेंट के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो सॉलिड स्टेट एंड द वेपर स्टेट आर स्टिल प्योर एज इट इज, जैसी पहले होती थी, तो इनकी बाउंड्री वैसी की वैसी है। लेकिन जिस फेज में मिलावट हुई है उसके साथ से कनेक्टेड जो जो बाउंड्री हैं, मिलावट वाले के साथ इसके कंपेरिजन में बाउंड्री शिफ्ट है, मिलावट वाले का इससे कंपेरिजन बाउंड्री शिफ्ट है। तो लिक्विड स्टेट में मिलावट होगी, वहां से बाउंड्री शिफ्ट होती है। ये एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, आप सिंपली ध्यान रखें भाई वेपर प्रेशर गिरता है, ये ग्राफ, ये प्रेशर जो यहाँ मिल रहा था वो डिक्रीज होकर यहाँ पे आ गया। अब इसको बढ़ा करके टेम्परेचर बढ़ा के वापस वहीं पहुंचाना पड़ेगा। तो पी एक्सटर्नल और ये दोनों बराबर कहाँ हुए? अब यहाँ जाके बराबर हो गए। अब बनने में थे बन रहा
ठीक है, यहाँ मीट कर रहे हैं, ये नया बॉइलिंग पॉइंट आ गया। This is the new boiling point. Similarly, this is the new freezing point. चलिए फटाफट नोट करेंगे ना, हमारे काम की चीजें हैं कि हमसे सवाल बने वो बन जाएंगे। इस नए बॉइलिंग पॉइंट को TB डैश बोल रहा हूं मैं, इस नए फ्रीजिंग पॉइंट को TF डैश बोल रहा हूं। तो ये जो चेंज है, चेंज, दिस इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB। इधर जो चेंज दिख रहा है डेल्टा TF, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट शिफ्ट होगा, ये फेज बाउंड्रीज शिफ्ट होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, ठीक। ओरिजिन को टच करेगा, ठीक, वो ग्राफ अदर ओरिजिन को टच कर जाएगा। 760 से ज्यादा चलेगा क्या, ना माना पूछ रहे थे। 760 से ज्यादा चलेगा का मतलब अगर पी एक्सटर्नल 760 से ज्यादा है तो ठीक है, आपका जो वाटर वाला केस है उसमें बॉइलिंग पॉइंट सवाल में आपको डेटा वो देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल नहीं होगा। 760 से मान लो 800 का प्रेशर दिया तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है प्योर वो सॉल्वेंट था, वो भी 100 पे ना होकर के एक हायर वैल्यू पे होगा। सपोज मान लो 105 डिग्री सेल्सियस पे 105 डिग्री पे बॉइल हो रहा है, तो अलग प्रेशर दिया रहेगा तो उसके हिसाब से हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये था, ये सारी स्लाइड्स डेफिनेशन वगैरह मैं वापस से आपको भेज दूंगा। तो अभी तक का मुख्य पॉइंट ये है कि हमारी दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नई स्टार्ट हुई है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। ग्राफ में ऐसे दिखते हैं, सॉल्यूशन का ग्राफ, सॉल्वेंट का ग्राफ ये था, सॉल्यूशन ग्राफ ये थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे पास में बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी आ गई और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन है, वैल्यूज मार्क कर रखी। अब अपन स्प्लिट करके आगे दोनों को साथ साथ में पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। प्लीज इसमें स्लाइड वगैरह का रिपीट करने कुछ ना बोले, आपको मैं भेज दूंगा क्लास के बाद। अगले स्लाइड पे आते हैं। अब आप नीचे पेज में पार्टीशन कर दें, लेफ्ट साइड में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, राइट साइड में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के पॉइंट्स इधर लिख रहे हैं और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की इधर लिखेंगे। फटाफट नोट करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF। तो पेज को दो पार्ट में स्प्लिट किया क्योंकि दोनों बिल्कुल सिमिलर जाएंगे, फॉर्मुलेशन वगैरह एग्जैक्टली सेम जाएंगे, तो एक साथ ही पढ़ के दोनों की थ्योरी खत्म कर लेंगे। पहली चीज इधर लिखे अपन, फॉर प्योर लिक्विड, यानी कि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। आप वाटर के थॉट से सोच सकते हैं हमेशा, फॉर प्योर लिक्विड जब हमने शुद्ध पानी लिया था और कोई सॉल्यूशन नहीं बनाया था, उस समय एट टेम्परेचर इक्वल टू TB जो कि बॉइलिंग पॉइंट था हमारे वाटर का, उस समय हम जानते हैं कि लिक्विड और वेपर फेज इक्विलिब्रियम में थे। तो लिक्विड सॉल्वेंट is in equilibrium with vapors of solvent, ठीक है। लिक्विड सॉल्वेंट वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। इधर की तरफ बात करें हम, सेम चीज है ना, एक्चुअली कॉपी इधर से इधर। तो समय मैं तो बचा लेता हूं, जिनको ऐसा अच्छा लगे वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स मैटर करते हैं, नोट करने के तरीके में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। ये पूरा इधर एज इट इज कॉपी हो जाएगा ना,
अच्छा नहीं, सो यहाँ वेपर्स की जगह थोड़ा अपने को बोलना पड़ेगा, यहाँ चेंज आएगा, ऊपर वाला पार्ट कॉपी होगा। सॉरी सॉरी सॉरी, बदलाव है थोड़ा सा, इतना ही पार्ट कॉपी है, वो भी टीएफ लिखना पड़ेगा अपने को, लिख ही लेते, सॉरी समय बचा रहे थे लेकिन बच नहीं रहा। एक लाइन कॉपी होगी बस, फॉर प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट एट टी इक्वल टू TF, at T equal to TF, solid solvent is in equilibrium with liquid solvent. ठीक है, अब सॉल्यूशन के हिसाब से अगर लिखें, फॉर सॉल्यूशन एट टी इक्वल टू टी बी डैश, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, वहां पर लिक्विड साइड में से कौन इक्विलिब्रियम आता है? सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, ऐसा लिखते लैंग्वेज, सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन या सॉल्वेंट फ्रॉम सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स ऑफ सॉल्वेंट। लिखते जाएंगे साथ साथ। और सॉल्यूशन at t equal to t dash at या tf dash solid solvent is in equilibrium with solvent in solution। ठीक है, ये नोट करो फटाफट। दोनों के अंदर लेफ्ट हैंड, दोनों के अंदर ये वाला पार्ट, इसका वेपर्स वाला पार्ट प्योर है, सॉल्वेंट की वेपर है सिर्फ, उसमें कोई सॉल्यूट का रोल नहीं है, और इधर भी ये प्योर है, प्योर सॉलिड, मतलब जो हमारा सॉल्वेंट लिया गया था बस वही सॉलिडिफाई हुआ है। ओके नोटेड। विष्णु क्या हुआ बताओ? माइक थोड़ा सा ऊपर कर लेते, लेकिन वो नीचे इश्यूज आते, मैंने पहले भी बताया हुआ, इतना ही ऊपर हो पाएगा? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, और ये पार्टीशन कंटिन्यूड रहेगा हमारा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट अब मैं हेडिंग नहीं लगा रहा हूँ, आपके उसमें कंटिन्यू हो जाएगा। दिस इज फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट साइड का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का चल रहा है। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट चीज अगर लिखें, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसके बारे में बात करते हैं। डेल्टा टी बी विच इज इक्वल टू टी बी डैश माइनस टी बी, सॉरी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी डैश माइनस टी, और ये फ्रीजिंग पॉइंट वाले के अंदर लिखेंगे इधर डेल्टा टी एफ is equal to TF minus TF dash, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। अब एम्पिरिकली ये पाया गया है कि डेल्टा टीबी is proportional to observed molality। सिमिलरली इधर की तरफ डेल्टा TF is proportional to observed molality of the solution। observed molality का मतलब, हाँ ये उल्टा वाला बता दूंगा,
ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी का मतलब वही भाई, टूट फूट या एसोसिएशन जो भी होना है वो सब होने के बाद फाइनली जो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पहुंचे, उसके बेसिस पे जो मोलैलिटी निकली, दैट इज दी ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी। ठीक है। अब यहाँ जो बच्चे पूछ रहे कि इधर टीबी डैश था, उसको से टीबी घटा, यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, तो हम उसका केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पे कि कितना डिप्रेशन आया, जैसे 0.5 डिग्री से घट गया या 0.8 डिग्री से या 1 डिग्री से, तो हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है तो बड़ा कौन है? जो ओरिजिनल फ्रीजिंग पॉइंट था, बाद वाला तो घट गया है, तो पॉजिटिव के लिए टीएफ माइनस टीएफ डैश। ठीक है। हाँ, मिसिबल लिक्विड्स लेंगे तो फिर वहां पे कहानी बदल जाएगी चीजों में, फिर तो दोनों का फ्रीजिंग वगैरह सब चीजें अलग तरह से देखनी पड़ेगी, कौन सा फ्रीज आउट हो रहा है, कैसे फ्रीज आउट हो रहा है। चलिए अब सब बच्चे एक बार इधर आएंगे। तो ये पाया गया है कि जो डिप्रेशन आता है हमारे पास, एलिवेशन आता है बॉइलिंग पॉइंट में, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, वो सॉल्यूट की जो मोलैलिटी है, सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी ऑब्जर्व वाली है, उसके प्रोपोर्शनल पाया गया। और यहाँ एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है, वो लिख लेंगे। अब यहाँ से फटाफट लिखना चालू करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है, मुश्किल है ना, सवाल करने की इच्छा थी, थोड़ी सवाल कर पाए अगर। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम ऑब्जर्व। ठीक है। ऑब्जर्व्ड मोलैलिटी का मतलब क्या हो गया आपको बता दिया मैंने, या तो आई इंटू एम बोल सकते हैं, बट कुछ केसेस में आई नहीं निकल पाएगा या आई निकालना कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हम डायरेक्टली मोलैलिटी निकाल लेंगे कॉमन सेंस से, जो कल बताए थे अपन ने क्लास में, परसों बताया था कि डायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम ऑब्जर्व। के बी यहाँ पर क्या है? के बी इज नोन एज मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं हम इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा हमारे लिए, पर ध्यान दो, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इधर की तरफ जो है वो के एफ, इसका नाम है मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, इसको नोट करें फटाफट। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। के बी और के एफ के बारे में बात करते हैं। के बी डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट, सॉल्यूट से इसका कोई कनेक्शन नहीं। सिमिलरली इधर के एफ डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। यूनिट ऑफ के बी, ठीक है, दोनों केस में सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। और यूनिट ऑफ के बी पे अगर अपन आए, यहां से देख सकते हैं ये क्या, डेल्टा टी बी हमारे पास में चेंज ऑफ टेम्परेचर, या तो डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, और ये मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी वाली पार्ट में अगर अपन नीचे ले जाए, मोलैलिटी की हमारी यूनिट आती है मोल पर केजी, तो मोल पर केजी एट द डिनोमिनेटर साइड ऑफ डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन वाला केस। ठीक है, तो यूनिट्स क्या देंगे, डिग्री सेल्सियस पर मोल केजी, ठीक, या केल्विन पर मोल केजी। ठीक, तो इसको देखते हैं अपन, यूनिट अगर लिख दें यहाँ पे तो आ जाएगी डिग्री सेल्सियस, केजी न्यूमरेटर में आ रहा था और मोल डेनोमिनेटर में।
या फिर केल्विन केजी पर मोल। सेम चीज यहां पे आ जाएगी, तो ये इधर की तरफ मैं ऐसा कॉपी करके बता देता हूं, थोड़ा समय बचेगा हमारा। यूनिट ऑफ के बीजे यूनिट ऑफ के एफ लिखेंगे, लेकिन ये आएगा सिमिलर। देखो इससे फर्क नहीं पड़ता कि डिग्री सेल्सियस लें कि अपन केल्विन लें। क्यों? क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको याद हो कि चेंज ऑफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मैंने 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो उसका वो टेम्परेचर 2 केल्विन से भी बढ़े। 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन था, आपने इसको 0 डिग्री से 2 डिग्री कर दिया, तो चेंज कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन स्केल पे कितना हो गया? वो 273 से 275, वहां भी चेंज कितना है? 2 केल्विन। तो यूनिट या वैल्यू दोनों की सेम है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे ये डिग्री सेल्सियस लिखा है या केल्विन, इसको कन्वर्ट मत करने लग जाना, सेम ही चीज है। तो के भी हमारा सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी यूनिट ये आ गई है। इसी फॉर्मूले से जो पीछे लिखा था उसके बेसिस पे हम के बी को लिख सकते हैं। के बी विल बी इक्वल टू, लिमिटिंग कंडीशन आ रही है when the observed molality approaches 0, delta TB by m observed। ठीक है, या यूं कह सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होल्ड करता है। वो जो फॉर्मूला पीछे लिखा था वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यानी मोलालिटीज अप्रोचिंग 0 बहुत ही डाइल्यूट कंडीशन हम लेंगे। तो जो पीछे फॉर्मूला है वो डाइल्यूट कंडीशन के लिए। तो केबी की वैल्यू कभी निकालनी है तो हमारे पास हम एक बहुत डाइल्यूट सा सॉल्यूशन लें, उसका बॉइलिंग पॉइंट हम निकालें, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और ऑब्जर्व्ड मोलालिटी से डिवाइड कर दें। तो डाइल्यूट कंडीशंस में हमें सॉल्वेंट का केबी मिल जाएगा, जो कि एक इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है, उसको संभाल के फ्यूचर के रेफरेंस या फ्यूचर यूज के लिए हम काम में ले सकते हैं इसको। तो ये लिमिटिंग कंडीशन में ऐसा लिखा जा सकता है। सिमिलरली केएफ को हम लोग लिख सकते हैं डाइल्यूट कंडीशन के हिसाब से, ऑब्जर्व्ड मोलालिटी या मोलालिटी 0 को जब अप्रोच करेगी तो उस केस में डेल्टा टीएफ बाय द ऑब्जर्व्ड मोलालिटी, ये रेशियो जिस वैल्यू को अप्रोच करेगा, दैट रेशियो इज द वैल्यू ऑफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, ये थ्योरेटिकल सा फॉर्मूला ऐसे मैथमेटिकली हमारे काम में नहीं आएगा, बट सवालों में डायरेक्टली के बार ऐसा एक्सप्रेशन दे दें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, और वहां पे ऐसा लिखा होता है, आपको ये याद आना चाहिए। अच्छा, ये इसी फॉर्मूले से लिखा गया है, इसी से लिखा गया है, बट हम इसको लिमिटिंग कंडीशन में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सब कुछ डाइल्यूट कंडीशंस में लिए जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं भाई आप लोग क्या कह रहे हैं इधर। ठीक, तो भाई हमारे पास में ये के बी और के एफ की वैल्यूज आ गई। अब के बी का हमारे पास एक फॉर्मूला और रहता है, जो बहुत रेयरली सवालों में काम अगर आएगा तो आएगा। ठीक है, 1000 फॉर्मूला मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ रहा है, वो आर टी बी स्क्वायर अपॉन एल बी शायद। चलो इसको कंफर्म कर लेंगे से अपन, या आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एल बी। सडनली दिमाग से ये स्लिप हो रहा है क्योंकि बहुत कम काम में आता है। आर टी बी स्क्वायर बाय 1000 एल बी। ठीक है, इसको एक बार होल्ड पे रखो, यहाँ वाले पार्ट को मैं ये कहूँगा एक बार इसको होल्ड पे रख लो। इसका 1000 का फैक्टर है, थोड़ा कंफ्यूजन जा रहा है कि किधर जाएगा। ठीक, तो थोड़ा सा स्पेस इसके लिए छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे अपन यहाँ पे। तो हमारे लिए जो मेन फॉर्मूला है जो सवालों में काम आएगा वो ये आने वाले, तो इनको बॉक्स में बंद कर लेते हैं अपन। सवालों के अंदर आपको के बी या के एफ की वैल्यू 99% केसेस में दी रहती है, कुछ रेयर केस के अंदर आपको इनडायरेक्टली वो निकालने की इंफॉर्मेशन दे देंगे, वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले प्रमुख है,
इन दोनों को अपन ध्यान रखें और अपन अभी एक बार सवाल ले लेते हैं। तो एक थोड़ा सा अपने पास में यहाँ पे जगह मार्जिनली छोड़ना, वो जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ उस फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ देना, थोड़ी सी वो एक ही फॉर्मूला लिखा है दोनों तरफ। चलिए सवाल लिखेंगे। फाइंड the boiling point and freezing point of an aqueous solution of glucose. Find the boiling point and freezing point of an aqueous solution of glucose which is 0.5 मोलल। ठीक है, which is 0.5 मोलल at, या नॉर्मल से कंपेयर अपन करेंगे, ठीक है, एट 1 atm प्रेशर, सॉरी यहाँ पे एट 1 atm प्रेशर, और आपको कुछ वैल्यूज में यहाँ पे दे देता हूँ। Kb की वैल्यू ले लेते हैं अपन 1.8 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल, और Kf ले लेते हैं 0.5 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये सवाल कर लेंगे। बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहे हैं एक सॉल्यूशन का ग्लूकोज का, जिसके अंदर मोलालिटी 0.5 दी हुई है 1 atm प्रेशर पे, और Kb और Kf वैल्यूज दे रखी है। ठीक, और एक्वा सॉल्यूशन और 1 atm, ये दो मेन काम की चीजें, हिंट बोल सकते हैं आप लोग। अच्छा त्रिशा, ठीक है, वो डेल्टा एच की टर्म्स यानी RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV आ जाएगा। वो जो फॉर्मूला है वो RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV, 1000 नीचे आ रहा होगा ना शायद, जिन बच्चों ने अगर चेक किया है। RTB स्क्वायर अपॉन 1000 LV, ऋतिक यही वाला है क्या? ठीक ठीक ठीक। LV उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था। तो अगर कुछ बच्चों ने चेक कर लिया RTB स्क्वायर अपन 1000 LV, मेरे को भी फ्लो में भी आ रहा है बोल करके, अचानक से वो दिमाग से स्लिप हो रहा था, सही लग रहा है RTB स्क्वायर अपन 1000 LV, तो ये होना चाहिए, लिख लेंगे अपन। ठीक है, अभी लिख लेंगे उसको। तो अब इस सवाल को एक बार करते हैं अपन, कैसे प्रोसीड कर रहे हैं हम लोग। भाई डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ निकाल लेंगे, और उन वैल्यू को यूज करते हुए एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो डेल्टा टीबी हमारे पास में क्या है, Kb इनटू ऑब्जर्व्ड मोलालिटी। ग्लूकोज के केस में जैसा कि मैंने बोला था, कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं, तो जो मोलालिटी वही ऑब्जर्व्ड मोलालिटी है। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb की वैल्यू दे रखी अपने को 1.8, ऑब्जर्व्ड मोलालिटी 0.5, तो ये 0.9 आ गया हमारे पास में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस पे केल्विन पे जैसा ही बोलना चाहो, और 0.9 केल्विन। ठीक है, तो इससे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, टीवी डैश विल बी इक्वल टू टीवी प्लस इतना एलिवेशन, और 1 atm प्रेशर के ऊपर हमारे पास में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, एक्वा सॉल्यूशन यानी प्योर स्टेट में क्या था, वाटर था पहले, तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता था। तो टीबी डैश की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 0.9। ठीक है, तो ये डिग्री सेल्सियस में आ गया 100.9 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली डेल्टा टीएफ के लिए लिख लेते हैं, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के इंटू एम ऑब्जर्व्ड। केएफ की वैल्यू दे रखी है 0.5, ये भी दे रखा है 0.5, 0.25 डिग्री सेल्सियस और केल्विन।
इतना डिप्रेशन आ गया तो 0 डिग्री से इतना कम हो गया यानी माइनस का, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूं मैं टी एफ डैश विल बी माइनस का 0.25 डिग्री सेल्सियस। ये आपके फाइनल आंसर हो गए ऑन दी डिग्री सेल्सियस स्केल। ऑप्शंस में हो सकता है कि चीजें आपको यहाँ पे ये वाली जो वैल्यूज आ रही है डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ ऑप्शन में दे दी जाए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सवाल किसके बारे में था। फ्लो में हम चीजें भूल जाते हैं क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला ये चलता था, हमें लगता है कि आंसर आ गया, लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा है एक्चुअल वैल्यू ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो थोड़ा सा आप लास्ट में जरूर चेक करें कि निकाला क्या पूछा क्या। ठीक है, ये तो सीधा सरल सवाल था। आप पिछली स्लाइड पे आके उस फॉर्मूला लिख लेते हैं, आर टी बी स्क्वायर पर 1000 एलबी ना। तो के बी का जो फॉर्मूला लिख रहे थे हम, आर टी बी स्क्वायर अपॉन 1000 एलबी, के एफ का फॉर्मूला आर टी एफ स्क्वायर अपॉन 1000 एल एफ। एल वी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे मैं टर्म्स बता देता हूँ क्या क्या है। टीबी तो बॉइलिंग पॉइंट है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं ना। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, प्योर स्टेट वाला टीबी डैश टीबी जो सॉल्वेंट लिया था। तो के बी नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर रहा है। आर अपना गैस कांस्टेंट है, और एल वी इज लेटेंट हीट of vaporization for per gram solvent। सिमिलरली इधर की तरफ टर्म्स आ जाएंगी जो आपको अंडरस्टूड क्या आने वाली है। आर गैस कांस्टेंट दोबारा से लिख नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं एल एफ का लिख देता हूं। एल एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो लेटेंट हीट से हमारे पास में नहीं, टीबी और टीएफ जो अपन बात करेंगे वो जो बात हो रही है वो सॉल्यूशन का निकाला है, ग्लूकोज का नहीं, ग्लूकोज के सॉल्यूशन का। ठीक है, इसी फॉर्मूले का दूसरा रूप जो बच्चों ने भी लिखा वो ये पर ग्राम के लिए है, तो इसको पर ग्राम से अगर मैं पर मोल के रूप में लिखूं तो एक चीज मैं एक्स्ट्रा इधर बता रहा हूं, सब बच्चे एक बार इधर ध्यान देंगे। आपने डेल्टा एच का नाम तो सुना, ये एंथैल्पीज होती है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा वेपराइजेशन एच, ये सिर्फ समझाने का एक पार्ट है। इसका मतलब क्या है, एक मोल कोई सब्सटेंस लिक्विड स्टेट से जब वेपर स्टेट में आता है तो उसका जो एंथैल्पी चेंज है वो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन होता है। ठीक है, या यूं कहें कि इसमें जो हीट लगती है, एक मोल सब्सटेंस को लिक्विड स्टेट से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए इतनी हीट लगती है। अगर मैं सब्सटेंस का उसका मोलर मास बोल दूं एम बी, एम ए ले लेते हैं क्योंकि अपन लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं, तो एक मोल का मतलब कितना हो गया एम ए ग्राम्स। तो एम ए ग्राम्स के लिए इतनी हीट लगती, तो एक ग्राम के लिए कितनी लगेगी, यूनिटरी मेथड बताएं। एम ए ग्राम सॉल्वेंट के लिए इतनी हीट लगती, तो एक ग्राम सॉल्वेंट के लिए लग जाएगी डेल्टा वेपराइजेशन एच अपॉन एम ए। अब ये चीज यहाँ डाल सकते हैं अपन एल बी की जगह पे, तो ऐसा एक फार्मूला और बन जाया करता है, बट वो अंडरस्टूड है तो हम ये फार्मूला लिख रहे हैं। वैसे भी ये फार्मूला बहुत रेयर काम में आने वाला है, तो एक फार्मूला ध्यान रखो, बाकी लॉजिक से हम कभी भी ये वाला रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लिख लिया गया आप लोगों ने। हाँ ऋतिक जो वो बोल रहे वो अभी ये पॉइंट अपन ने डिस्कस किया ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे अपने आंसर्स ये आ गए थे, ये फाइनल आंसर्स हैं। इधर की तरफ ये आंसर है और इधर फ्रीजिंग पॉइंट ये वाला आ गया। ठीक है, समय हो चुका है, ऊपर ही निकले अपन थोड़ा। तो होमवर्क के तौर पे मैं अब शीट दे दूंगा आपको ना, आज शीट मिल जाएगी आपको, वो शीट आप लोग कर लीजिएगा।
ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू।